आप सभी को दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से एक बालक या कोई व्यक्ति उसे भूख ज़रूर लगती है तथा वह खाने के बाद फिर दोबारा अगले दिन या फिर किसी और दिन उसे भूख की आवश्यकता ज़रूर होती है, उसी प्रकार से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक बालक जब किसी चीज़ को सीखता है तो वह कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जाता है या फिर उसे उसमें प्रेरणा की कमी आ जाती है, जिससे वह असफलता की ओर आगे बढ़ता है तथा वह किसी कार्य को करने में हिचकिचाता है या उसे कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। तो हमें समय-समय पर उसी प्रकार से प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार से एक मनुष्य को खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही समझेंगे कि प्रेरणा क्यों ज़रूरी है छात्रों के लिए और हम यह प्रेरणा किस प्रकार से कौन से तकनीकों का प्रयोग करके छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। आइए इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि छात्रों के सीखने के लिए प्रेरित करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य में से एक है। प्रेरणा के बिना सीखना अक्सर सतही और अल्पकालिक होता है। एक शिक्षक के रूप में मैं या फिर हम सब अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए कई तरह की तकनीकों का उपयोग करेंगे या करूँगा। इन तकनीकों को आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि एक किसी चाइल्ड को या किसी बच्चे को या एक शिक्षक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह कार्य होता है कि वह किसी बच्चे को प्रेरित करे सीखने के लिए समय अनुसार, क्योंकि कहीं न कहीं प्रेरणा के बिना अक्सर वह एक सतही और अल्पकालिक उनकी जो सीखने की क्षमताएँ होती हैं वह हो जाती है। तो हमें सीखने के लिए उन्हें समय-समय पर प्रेरणा की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत हम लोग उनको 2 तरह से प्रेरणा दे सकते हैं, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक से हमारा तात्पर्य है कि उनके अंतरात्मा से जो या उनके स्व के द्वारा वह जब सीखते हैं या फिर हम लोग जिसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, वह आंतरिक के अंतर्गत आ जाएगा। तथा बाहरी में जैसे हम लोग कोई कॉम्पिटिशन या फिर किसी चीज़ का आयोजन करते हैं तो उसमें हम लोग प्राइज़ेज़ का आयोजन करते हैं। जैसे प्रथम जो श्रेणी में आएगा या पहला जो रैंक लाएगा उसको कुछ प्राइज़ मिलेंगे। जैसे 10,000 का इनाम, दूसरा आया तो 5,000, तीसरा आया तो 3,000। तो यह बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है जिसमें कभी न कभी उस बालक की आवश्यकता या प्रेरणा वहाँ समाप्त हो जाती है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तथा जब उसे वह पुरस्कार मिल जाता है। आइए इसमें विभिन्न प्रेरणाओं को समझते हैं, तकनीकों को जो हमें अपनाना चाहिए जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है कि सीखने के माहौल को आकर्षक और सुरक्षित बनाना, कि क्रिएटिंग एन एंगेजिंग एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, कि हमें क्या करना है कि एक सकारात्मक और आकर्षक अट्रैक्टिव वातावरण का निर्माण करना है जिससे बच्चे प्रेरित होकर के पढ़ सकें। तो इसमें पहला है कि सकारात्मक और सहायक माहौल। हमें कक्षा का ऐसा माहौल बनाना है कि जहाँ पर छात्र सुरक्षित महसूस करे तथा अपने गलतियाँ करने से वह ना डरे, वह खुल करके अपने गलतियों को व्यक्त करे तथा वह बार-बार अपनी गलतियों से ही सीखे। यह महसूस कराता है कि उनकी आवाज़ हमारे लिए कितनी मायने रखती है तथा हमें यह महसूस कराते रहना है कि वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें है शारीरिक वातावरण, कि कक्षा को हमें रंगीन, व्यवस्थित और सीखने के लिए अनुकूल बनाना है, जहाँ छात्रों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए तथा जो बैठने के लिए डेस्क हो गया उसे लचीला बनाना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से चर्चा आसानी से कर सकें। इससे इनमें एक प्रेरणा का भाव उत्पन्न होगा। इसी के अंतर्गत है पारस्परिक सम्मान, कि हमें छात्रों को एक दूसरे के सम्मान करना सिखाना चाहिए जिससे वह एक स्वयं एक रोल मॉडल बन कर के आगे उभरेंगे तथा अपने आप को प्रेरित महसूस करके अपने शिक्षण को पूर्ण करेंगे। अब दूसरा इसमें है कि आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना, फॉस्टरिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके अंतर्गत आ जाएगा कि आंतरिक प्रेरणा तब आती है जब छात्र किसी कार्य को स्वयं की संतुष्टि या रुचि के लिए करते हैं, न कि किसी बाहरी इनाम के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आंतरिक प्रेरणा से हमारा तात्पर्य है कि वह स्वयं की संतुष्टि के लिए किसी कार्य को करते हैं, न कि किसी प्राइजेस के लिए। तो इसके अंतर्गत पहला आ जाएगा कि विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना। तो हमें विषय को प्रासंगिक बनाना है, जैसे कि वह उनके वास्तविक जीवन से हो या अनुभव से हो या दुनिया से जुड़े हो, ताकि उसमें प्रासंगिकता या वर्तमान समय में वह उससे जोड़ करके कनेक्ट करके सीख सके। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं कि गणित पढ़ाते समय हमें यह बताना है कि इसका उपयोग हम लोग बजट बनाने में या खेल में कैसे कर सकते हैं। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है स्वायत्तता,
और पसंद देना, कि गिविंग ऑटोनॉमी एंड चॉइसेस, कि हमें बच्चों को एक स्वतंत्र देना है, स्वतंत्रता देना है। जैसे छात्रों को हमें एक प्रोजेक्ट हो गया या असाइनमेंट हो गया या सीखने के लिए कुछ विकल्प हमें प्रदान करना है, ताकि उन्हें यह लगे कि वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, तभी वह प्रेरित महसूस करेंगे। कहीं न कहीं अगर हम लोग उन्हें कुछ असाइनमेंट दे करके और उन्हें एक अ, धागे में बांधने का कोशिश करेंगे, तो वह उनके अंदर जो ऑटोनॉमी है कहीं न कहीं वह समाप्त हो जाएगी, तथा वह उससे दूर भागने का प्रयत्न करेंगे और उनके अंदर प्रेरणा का भाव नहीं जगेगा। उदाहरण के लिए आप किसी विषय पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए उन्हें कह सकते हैं या पोस्टर बनाने के लिए कह सकते हैं, जिसमें वह अपना स्वयं की बुद्धि इस्तेमाल करे तथा अपने पसंद की चीज़ों का उसमें समावेश कर सके, ताकि वह प्रेरित हो सकेंगे। इसी के अंतर्गत है आंतरिक में कि छोटी प्रस्तुति देख सकेंगे। इसके अंतर्गत है कि चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, सेटिंग चैलेंजिंग बट अचीवेबल गोल, कि हमें ऐसे कार्य उन्हें देने हैं जो थोड़े चुनौतीपूर्ण हो लेकिन वह उन्हें कर सके, ताकि उसके अंदर क्या हो, निराशा ना आए। हमें ऐसे उनको कार्य देने हैं कि उनका आत्मविश्वास बढ़े, तथा ऐसे कार्य देने हैं जो वह आसानी से कर सके, थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण हो परंतु उसे वो ज़रूर कर सके। यदि जब भी उन्हें उन्हें वह कार्य करते समय कोई समस्या आएगी तो उन्हें हम एक जेडपीडी ज़रूर देंगे, जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग छात्रों को ऐसी मदद देते हैं कि वह थोड़ा-सा अपने जब गोल की ओर थोड़ा-सा रह जाते हैं तो उसको पूर्ण करने में उनको सहायता मिलती है। इसी के अंतर्गत है आंतरिक प्रेरणा में कि जिज्ञासा जगाना। हमें छात्रों से प्रश्न पूछकर, पहेलियाँ सुलझाने को दे करके या ऐसी कहानियाँ सुनाना है कि जो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। हमें असामान्य तथा तथ्यों या घटनाओं से शुरुआत करना है। जैसे कि हम लोग छात्रों से ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे कि उनके अंदर यह जिज्ञासा आए कि यह ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब हम लोग ऐसे कहानी या पहेलियाओं का निर्माण करते हैं तो बच्चे उसमें जिज्ञासा महसूस करते हैं तथा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वह प्रेरणा भाव से उसमें सम्मिलित होते हैं। इसी के अंतर्गत है आंतरिक प्रेरणा में कि हमें मास्टरपीस बनाने का अवसर देना चाहिए। उन्हें एक प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मास्टरी देना चाहिए। जैसे छात्रों को किसी विषय या कौशल में गहराई तक जाने और उसमें विशेषज्ञता हासिल करने का मौका देना चाहिए। उन्हें सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए तथा बार-बार अभ्यास या रचनात्मक प्रतिक्रिया हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए, ताकि वह उस चीज़ में मास्टरी कर सके और उन्हें कोई समस्या ना आए, वह प्रेरणा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो सके। अगला है इसमें कि बाह्य प्रेरणा समझदारी से उपयोग करना। जैसे हम लोग मैंने पहले ही बताया कि बाह्य प्रेरणा है जो कि उस समय के लिए जब उसकी आवश्यकता है, वह जब उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो वह वहाँ पे उसकी प्रेरणा समाप्त हो जाती है। तो हमें इन बाहरी प्रेरणाओं को इस तरह से प्रयोग करना है कि कहीं न कहीं ये समाप्ति ना हो सके। जैसे कि हम लोग सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट के द्वारा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी व्यवहार और प्रयासों के लिए हमें एक मौखिक प्रशंसा देनी है। जैसे कोई भी अगर वह कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने उनसे कोई प्रश्न पूछा कि वह कौन से देश के नागरिक है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम भारत के नागरिक हैं। इस प्रश्न के बाद हमें उन्हें एक रीइन्फोर्समेंट, एक पुनर्बलन हमें उन्हें ज़रूर देना है। जैसे कि उन्हें शाबाशी देनी है, बोलना है कि हाँ वेरी गुड या बहुत अच्छा। जब हम लोग उन्हें एक रीइन्फोर्समेंट या पुनर्बलन देते हैं तो उनके अंदर एक प्रेरणा का भाव आता है और वह संतुष्ट महसूस करते हैं, तथा जब हम लोग दोबारा प्रश्न पूछते हैं तो वह उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर से हमें ज़रूर पुनर्बलन मिलेगा। परंतु पुनर्बलन का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें अत्यधिक इसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो कहीं न कहीं वह इस चीज़ के आदी हो जाएँगे और उन्हें समझने में समस्याएँ आएँगी। इसी के अंतर्गत है बाह्य प्रेरणा में कि प्रगति को पहचानना, एक्नॉलेजिंग प्रोग्रेस, कि हमें प्रगति को भी पहचानना है कि छात्रों को उनकी छोटी-छोटी प्रगतियों के बारे में हमें जानना है, उससे अवगत रहना है तथा उन्हें यह देखने में मदद करना है कि यह उनका प्रयास रंग ला सके। हमें उनकी प्रगति को पहचानते रहना है बीच-बीच में, जहाँ उनको समस्या आए हो तो वहाँ पे हमको प्रेरणा देनी है। जैसे कि हम लोग पोर्टफोलियो या चार्ट पेपर, प्रगति चार्ट बना कर के उनका प्रेरित कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कंपटीशन से हमारा तात्पर्य है कि हम लोग कुछ क्विज़ या खेल का आयोजन करा करके उसमें हम लोग, हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को हम सिखाएँ, ना कि केवल हमारा उद्देश्य जीतना हो। जब हमारा बच्चों को सीखना ही उनको सिखाना कुछ उद्देश्य होगा, तो कहीं न कहीं वह हेल्दी कंपटीशन कहलाएगा। परंतु अगर सिर्फ़ जीतना ही अगर एक मुख्य उद्देश्य हो जाए तो कहीं न कहीं वो एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा तथा उनमें प्रेरणा का भाव का अभाव ज़रूर होगा। फिर अगला है इसी के अंतर्गत प्रशंसा और
मान्यता, प्रेज एंड रिकॉग्निशन। इससे हमारा तात्पर्य है कि न केवल परिणाम के लिए बल्कि प्रयास हो गया, सुधार और रचनात्मकता के लिए भी हमें उन्हें प्रशंसा करना है। कि अगर उनका मान लीजिए रिजल्ट आता है तभी हमें उन्हें क्या हो गया, प्रेरणा नहीं देना है, जब बल्कि उनके जो भी प्रयास है या सुधार की जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ हमें प्रशंसा करनी चाहिए। या कक्षा में अच्छे काम को जब प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पे भी हमें उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए, रीइंफोर्समेंट के द्वारा या शाबाशी दे करके या और ऐसे शब्दों को बोल के जिससे वह उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो तथा वह अपने कार्य को कर सके। चौथा है प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, अडॉप्टिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो हम लोग ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि ऐसे-ऐसे स्ट्रेटजीज़ का, ऐसे-ऐसे हमारे टेक्निक्स हो गए कि उसमें बच्चे क्या हो सकें, प्रेरित हो सके। जैसे कि विविध शिक्षण विधियाँ, विविध शिक्षण विधियाँ से क्या तात्पर्य है, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, समूह समूह कार्य विधि हो गया, चर्चा परियोजना विधि हो गया, या फिर खेल विधि हो गया, या वीडियो या क्षेत्र भ्रमण, या फिर कहीं फील्ड ट्रिप हो गया, या भ्रमण पे उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसे हम लोग को तकनीकों का उपयोग करना है ताकि वह सभी प्रकार के सीखने वाले शामिल हो सके और निरस्ता से दूर हो सके। हमें एक ही विधि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चों के जो भी नीड्स हो गए, इंडिविजुअल उनके नीड्स हो गए, लेवल्स हो गए, या उनकी आवश्यकताएं हैं, या जो उनका स्तर है, उसके हिसाब से हमें अपने शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है ताकि वह उसमें रुचि लेकर के पार्टिसिपेट कर सके और उनको सीख सके। यदि हम लोग एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत ना हो तो कहीं न कहीं वह उसमें प्रेरित नहीं होंगे, बोरियत फील करेंगे तथा वह इससे दूर भागेंगे। इसी के अंतर्गत है सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि छात्रों को एक साथ मिल करके हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें प्रोत्साहित करते जाना है। जब छात्र एक दूसरे से सीखते हैं तो वह अधिक व्यस्त और प्रेरित महसूस करते हैं। जब भी हम लोग ग्रुप में डिवाइड करके कुछ कार्य देते हैं करने के लिए बच्चों को, तो वह जब आपस में मिल करके करते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं। कहीं न कहीं उनमें एक लीडरशिप की भावना ज़रूर उत्पन्न होती है तथा हमें समूह परियोजनाओं और चर्चाओं का उपयोग ज़रूर करना चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। इसी के अंतर्गत है कि हमें कौन सा रणनीति यूज़ करना चाहिए प्रेरणा के लिए, तो प्रश्न उत्तर और चर्चाएँ, हमें क्वेश्चंस और कुछ चर्चाएँ डिस्कशन करना है। छात्रों को सोचने पर मजबूर करने वाले ऐसे प्रश्न पूछना है कि वह उसका उत्तर देने के लिए क्या हो उनके अंदर रुचि आए। उन्हें अपनी राय व्यक्त करने और दूसरों के दृष्टिकोण सुनने के लिए चर्चाओं में शामिल भी ज़रूर करना है। हमें ऐसे डिस्कशंस का यूज़ करना है जहाँ पे औपचारिकता हो, जहाँ पे एक नियम हो और वह एक दूसरे के जो भी विचार है उसका आदान प्रदान कर सके और उससे वह कुछ न कुछ सीखे तथा प्रेरित हो। अगला इसके अंतर्गत है पांचवा कि हमें कैसे टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए मोटिवेट करने के लिए। तो शिक्षक के रूप में स्वयं का मॉडल बनाना, मॉडलिंग एज अ टीचर, कि अपने आप को एक मॉडल के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसमें पहला है जैसे कि उत्साह और जुनून, एंथुसियाज्म एंड पैशन। इसके अंतर्गत आ जाएगा कि उत्साह और जुनून से हमारा तात्पर्य है कि यदि शिक्षक अपने विषय के प्रति उत्साहित है तो यह उत्साह छात्रों में भी फैल सकता है। जैसे कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए आता है तो वह अपने विषय को अगर बहुत उत्साह से, बहुत ही पैशन से जब उसे वह पढ़ाता है तो उसके छात्र भी उसमें उसी अनुरूप शामिल होते हैं जिस प्रकार से वह उत्साहित होते हैं। यदि शिक्षक रोल मॉडल के रूप में नहीं आता है या नहीं बनने का प्रयास करते हैं, जब वह पढ़ाते हैं तो एकदम डल या फिर क्या बोलते हैं पैसिव रूप में जब आते हैं तो कहीं न कहीं छात्र भी उससे प्रेरित नहीं होते हैं तथा उनमें प्रेरणा का भाव कहीं न कहीं कम हो जाता है। इसी के अंतर्गत है पाँचवा लचीलापन और अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडaptability। इससे तात्पर्य है कि छात्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी शिक्षण विधियों को बदलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी उनकी प्रतिक्रिया आ रही है उसके अनुसार हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बदलनी चाहिए तथा शिक्षण विधि में हमें जो भी हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उसमें चेंजिंग लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम बार-बार लेक्चर मेथड का ही प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पे हमें कहीं न कहीं लर्निंग बाय डूइंग ऐसे मेथड्स का प्रयोग करना है जैसे प्लेवे मेथड का, ताकि बच्चे क्या हो सके उसमें शामिल हो सके तथा वह जब वह प्रतिक्रिया देंगे तो उसके अनुसार हमें उस जो हमारे मेथड्स है उसका प्रयोग करना है। पाँचवा इसके अंतर्गत है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। इससे क्या तात्पर्य है कि चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करना है और छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो हमें जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसके लिए हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना है तथा छात्रों को भी प्रोत्साहित करना है कि आप भी जब पॉजिटिव दृष्टिकोण या एटीट्यूड अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हम सभी को इस तरह के टेक्निक्स अपनाने हैं मोटिवेशन के लिए
ताकि बच्चों का पूर्ण विकास हो सके। इससे क्या हमारा लक्ष्य होगा कि ऐसी गतिशीलता और सहायक सीखने का माहौल बनाना है जहां छात्र न केवल जानकारी प्राप्त करे बल्कि सीखने की प्रक्रिया का आनंद भी ले, अपनी क्षमता को पहचानने और आजीवन सीखने वाले बन सके तथा वह एक अच्छे नागरिक बन सके और अपना विकास कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जिनको आवश्यकता है वो ज़रूर पढ़ लेंगे। आप सभी का कोई डाउट है या कोई इसमें मुझसे कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।